हेलो दोस्त, पुनः आपका सीए एकेडमी में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आगामी आने वाले एग्जाम जैसे महिला परीक्षक तथा हॉस्टल वार्डन की भर्ती परीक्षा होनी है, उन सब में हिंदी एक ऐसा पोर्शन है जो रहता तो है कम नंबर का, 10 से 20 नंबर का, मगर ये इंपॉर्टेंट पोर्शन हो जाता है किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन के लिए। हिंदी हम तो पढ़ते आ रहे हैं, पर हिंदी में क्या होता है, जो बारीकी है जिसमें से प्रश्न पूछा जाता है उसके बारे में हम ध्यान नहीं देते। तो आज हम लोग फोकस करेंगे महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन जो व्यापम के पैटर्न पर आधारित और जो एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, उसी पैटर्न पर आधारित बनाया जा रही है आपको एमसीक्यू हिंदी का। तो देखते हैं दोस्तों कि ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाते हैं नहीं कर पाते। अगर कर पाते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि हिंदी का जो प्रश्न है हमसे 100% बन रहा है। 100% बन रहा है मीन्स ये होता है कि आप 100 में 90 ही बना रहे हो, तो ये मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन होने के चांसेस है वो 100% बढ़ जाता है। तो सामान्य हिंदी भाषा के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम लोग देखेंगे। पहला प्रश्न है ता वर्ग का उच्चारण स्थान। दोस्तों आप लोगों को पता है, जो हम लोग शब्द पढ़ते हैं ये शब्द वर्णमाला से बनता है और वर्णमाला को उच्चारण के हिसाब से अलग अलग भागों में बांटा गया है, जिसमें एक त वर्ग होता है। त वर्ग के उच्चारण के स्थान पूछा गया है इसमें। तो त वर्ग याद रखना दोस्तों, दंत। इसका आंसर होगा बी, ता वर्ग का उच्चारण दंत से होता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, प वर्ग का उच्चारण स्थान। दोस्तों प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो प वर्ग का उच्चारण स्थान है आपका ओष्ठ। हम लोग व्यंजन पढ़ते हैं, व्यंजन में एक क वर्ग होता है, एक च वर्ग होता है, एक ट वर्ग होता है, एक त वर्ग होता है, एक प वर्ग होता है। जब क वर्ग को हम लोग उच्चारित करते हैं तो हम लोग उच्चारित करते हैं कंठ से। कहां से करते हैं? कंठ से करते हैं दोस्त। उसी प्रकार एक होता है च वर्ग, एक होता है ट वर्ग, एक होता है त वर्ग, एक होता है प वर्ग। इसके अलावा भी और होते हैं। क वर्ग कंठ से होता है, च वर्ग तालव्य से होता है, और ट वर्ग मूर्धन्य से होता है, और त वर्ग आपका दंतव्य से होता है, और प वर्ग ओष्ठ से होता है। ओष्ठ मतलब ओठ से। तो इस प्रकार सभी वर्णों का बोलने का एक ग्रुप है और उसी ग्रुप का वो वर्ण है तो उसका उच्चारण एक निश्चित भाग से होता है। उसी प्रकार इसमें दूसरे नंबर के प्रश्न में प वर्ग का उच्चारण स्थान पूछा गया है। तो प वर्ग का उच्चारण स्थान है आपका सी, ओष्ठ। याद रखना दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन, च वर्ग का उच्चारण स्थान है। तो याद रखना दोस्तों, च वर्ग का स्थान है तालु। च वर्ग में कौन कौन से आते हैं दोस्तों? तो च, छ, ज, झ, या। तो च वर्ग का स्थान है तालु। तो तालव्य तालु बोलते हैं इसको दोस्तों। तो इसका आंसर है ए। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, चौथा, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? दोस्तों भाषा में सबसे जो छोटी इकाई होती है वो ध्वनि होती है, और ध्वनि को जब हम लोग लिखते हैं तो उसको वर्ण के रूप में किस रूप में लिखते हैं? वर्ण के रूप। और ये सब जो वर्णों के समूह होते हैं ये क्या कहलाते हैं दोस्तों? वर्णमाला कहलाते। तो इसी को अंग्रेजी में अल्फाबेट कहलाते हैं और हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? वर्णमाला। तो याद रखना, चौथा आंसर होगा सी, वर्णमाला। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, पांचवा, छ, त्र और ज्ञा, इन तीनों कौन सा व्यंजन है? तो याद रखना दोस्तों, चार ऐसे व्यंजन हैं जो हमेशा संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, जिसमें से एक आता है छतरी का छ, एक त्रिशूल का त्र, एक ज्ञानी का ज्ञा और एक श्रवण का श्र आता है। ठीक है दोस्तों, ये संयुक्त व्यंजन है। क्या व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन है। तो याद रखना, कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है संयुक्त व्यंजन क्या है, तो संयुक्त व्यंजन चार प्रकार के होते हैं जो दो वर्णों के मेल से बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना संयुक्त व्यंजन चार होते हैं। छ होता है, त्र होता है, एक ज्ञा होता है, एक श्र होता है। तो इसका आंसर होगा ए, संयुक्त व्यंजन। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, पुस्तक कौन सा शब्द है? पुस्तक एक तत्सम शब्द है दोस्तों। तो इसका आंसर होगा बी, तत्सम। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सातवां क्वेश्चन, आग कौन सा शब्द है? तो दोस्तों याद रखना, आग तद्भव है। आग तद्भव है। दोस्तों मैं यहाँ पर एक आपको बताना चाहता हूँ, उत्पत्ति या उद्भव या विकास के आधार पर हम लोग जो शब्द है उसको चार भागों में बांटे हैं, जिसमें एक होता है तत्सम, एक होता है तद्भव, एक होता है देशज और विशेषज। तत्सम जो संस्कृत के भाषा है, और तद्भव जो संस्कृत से थोड़ा परिवर्तित होकर चेंज होकर अब नए रूप आ गए हैं, उसको तद्भव बोलते हैं। और देशज जो देश से संबंधित क्षेत्रीय भाषा से संबंधित होते हैं, और विदेशज जो विदेश से मतलब बाहरी अरबी, फारसी, अंग्रेजी, इससे जो शब्द बने हैं उसको विदेशज बोलते हैं। उसी प्रकार आग जो है ये
तद्भव शब्द है। और आग का अगर हम तत्सम शब्द देखेंगे तो अग्नि होता है। क्या होता है दोस्तों? अग्नि। तो आंसर यहाँ पर आग का कौन सा शब्द है? तो याद रखना, आग एक तद्भव शब्द है और आग का हम लोग तत्सम बनाएंगे तो अग्नि बनता है, अग्नि। और आप अगर अग्नि का पर्यायवाची देखेंगे या आग का पर्यायवाची देखेंगे तो अग्नि को बोलते हैं पावक, अनल, दहन, वायु सखा। वायु सखा इसलिए बोलते हैं क्योंकि अग्नि और वायु दोनों एक दूसरे के मित्र हैं, इसलिए याद रखना वायु सखा बोलते हैं। सखा मतलब मित्र होता है, तो अग्नि को वायु सखा बोलते हैं। किशानु, हुतासन और वाहनी, ये सब अग्नि के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 8वां क्वेश्चन है, पृथ्वी कौन सा शब्द है? तो याद रखना दोस्तों, पृथ्वी एक तत्सम शब्द है। क्या है? तत्सम शब्द। पृथ्वी का अगर हम पर्यायवाची देखेंगे तो धरती, धारिणी, धरा, वसुंधरा, वसुधा, भू, क्षिति, भूमि, अचला, अवनी, माही, ये इतने प्रकार से हम पृथ्वी या धरती का पर्यायवाची बना सकते हैं। तो याद रखना, पृथ्वी को धरती, धरती, धरणी, धरा, वसुंधरा, वसुधा, भू, क्षिति, भूमि, अचला, अवनी और माही, ये इतने पर्यायवाची उनके होते हैं। इस प्रकार पृथ्वी कौन सा शब्द है दोस्तों? तो पृथ्वी तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 9वें नंबर का, टेबुल कौन सा शब्द है? तो टेबुल एक विदेशज शब्द है, विदेशज, याद रखना, टेबुल एक विदेशज शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 10वां, नाक कौन सा शब्द है? दोस्तों नाक क्या है? एक शब्द है और ये है रूढ़ शब्द। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, रचना या बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर जो शब्द है इनको 3 भागों में बांटा गया है। रचना, बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर जो शब्द है उसको कितने भागों में बांटा गया है? 3 शब्द। एक होता है रूढ़ शब्द, एक होता है यौगिक शब्द, है ना, और तीसरा होता है योग रूढ़। तो 3 भागों में बांटा गया है, बनावट या रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर। रूढ़ शब्द क्या होता है दोस्तों? जिसमें पहला है रूढ़, ऐसा शब्द या ऐसा मूल शब्द या सार्थक शब्द जिसका हम लोग खंडन नहीं कर सकते, है ना। अगर खंडन करेंगे तो उसका मीनिंग मतलब उसका अर्थ नहीं निकाल पाएंगे, तो उसको रूढ़ शब्द बोलते हैं। ये मूल शब्द होते हैं, ठीक है दोस्तों, मूल शब्द। जैसे कि कुछ भी आप ले लो, जैसे कि नाक, नाक को आप तोड़ के देखो, ना और का को, तो आप तोड़ नहीं सकते। तो रूढ़ शब्द में मूल शब्द होता है, सार्थक, खंड नहीं हो सकता है, मतलब इनका मीनिंग नहीं निकल सकता है, तोड़ेंगे तो मूल शब्द होते हैं दोस्तों। चावल, चावल को आप तोड़ के देखो, चा को ला कर दो, वल कर, तो ऐसा कोई मीनिंग नहीं निकलता है। तो याद रखना, एक रूढ़ शब्द। दूसरा होता है यौगिक। यौगिक मतलब वो शब्द होता है जो 2 सार्थक शब्दों के मिलने से बनता है, एक नया शब्द बनता है। नया शब्द मतलब 2 सार्थक शब्द के मिलने से एक नया शब्द बनता है, उसको हम लोग यौगिक बोलते हैं। जैसे विद्यालय, विद्याधन आलय, तो विद्याधन आलय को मिला लिए तो विद्यालय बन जाता है ना। विद्याधन आलय, हिमालय, हिमधन आलय। तो यौगिक शब्द 2 सार्थक शब्दों को मिलने से एक नया शब्द बनता है, उसको हम यौगिक शब्द बोलते हैं। योग रूढ़ क्या है दोस्तों? तो योग रूढ़ वो शब्द है जो 2 सार्थक शब्दों के मिलने से तो बनता है, मगर इसका मीनिंग, वो जो शब्द है वो नहीं रहता, वो जो नया शब्द बनता है वो नहीं रहता है, ये इसका अर्थ तीसरा हो जाता है। अर्थ इसका मतलब कोई और अर्थ निकलता है। जैसे कि कमल, कमल नहीं बोल सकते, पंकज, यहाँ पर पंख धन जा होता है। पंख मतलब होता है कीचड़ और जा मतलब होता है जन्म लेने वाला। तो पंख मतलब कीचड़ और जा मतलब जन्म लेने वाला। तो जन्म, कीचड़ से क्या जन्म होता है? कमल का, इसलिए कमल, पंकज का मतलब होता है कमल। 2 शब्द तो बन रहे हैं यहाँ पास, है ना, मगर अर्थ क्या निकल रहा है? कमल, है ना। तो कमल अर्थ निकल रहा है, इसलिए हम लोग इसको क्या किस शब्द में मानेंगे दोस्तों? योग रूढ़ शब्द में, ठीक है। तो पंकज, दशानन, है ना, 10 जिसका आनन है मतलब रावण। और देखेंगे लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, है ना। तो जितने समास के जो शब्द हैं, बहुब्रीहि समास के, है ना, तो योग रूढ़ में आते हैं उन लोग। तो इस प्रकार अगर हम इस प्रश्न 10वां प्रश्न को सॉल्व करते हैं, नाक कौन सा शब्द है? तो नाक क्या है? रूढ़ शब्द है, ठीक है दोस्तों। रचना, बनावट की उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द है उसको 3 भागों में बांटा गया है, रूढ़, योग रूढ़ और यौगिक, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11, फूल कौन सा संज्ञा है? दोस्तों फूल जातिवाचक संज्ञा है। फूल क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, तो इसका आंसर होगा बी, जातिवाचक संज्ञा। दोस्तों संज्ञा एक विकारी शब्द है। संज्ञा के रूप में परिवर्तन लिंग
वचन तथा कारक के कारण होता है। संज्ञा 5 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक, पदार्थवाचक और समूहवाचक। ठीक है दोस्तों, ये पूछा जाता है प्रश्न कि संज्ञा क्या शब्द है, विकारी शब्द है, अविकारी शब्द है। तो याद रखना दोस्तों, संज्ञा क्या है, विकारी शब्द है। और फूल जो जातिवाचक संज्ञा है, अगर कमल फूल, गुलाब फूल लिखा रहता है तो वो व्यक्तिवाचक हो जाता है, क्योंकि पर्टिकुलर किसी नाम पर बोला जा रहा है। मगर फूल एक किसी जाति का बोध करा रहा है, किसी फूल के पूरी समूह का बोध करा रहा है, इसलिए फूल क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 12, ईमानदारी कौन सा संज्ञा है। दोस्तों ईमानदारी, जिस शब्द से गुण, दशा, स्वभाव का, कार्य का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। भाववाचक संज्ञा ईमानदारी क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है। लंबोदर कौन सा शब्द है, लंबोदर अर्थात गणेश जी। तो रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ इन सब के बारे में मैं आप लोग को पहले ही बता चुका हूँ। तो लंबोदर क्या है, एक योग रूढ़ शब्द है। क्या शब्द है, तो इसका आंसर होगा 13C। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 14 नंबर, सोना कौन सा संज्ञा है। सोना कौन सा संज्ञा है। संज्ञा 5 प्रकार की होती है, मैं बताया था, जिसमें पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा। इस संज्ञा में जो किसी ठोस, तरल, धातु, अधातु या द्रव्य का बोध कराते हैं, उस शब्द को हम लोग क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। कैसे संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा। जैसे कि पानी, चीनी, पेट्रोल, चांदी। उसी प्रकार सोना उसी समूह का एक संज्ञा है, एक नाम है। तो सोना क्या है, सी, द्रव्यवाचक संज्ञा। आप लोगों को ये सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, व्यापम में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हुबहू क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसी ही तैयारी रखना है आप लोग को अपने एग्जाम को निकालने के लिए। व्यापम हो या पीएससी के द्वारा कोई भी आयोजित होता है, तो व्यापम तो एकदम फेवरेट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन हिंदी के आपको 10 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन व्यापम के आते हैं हिंदी के, तो आपको छोड़ना नहीं है, पूर्ण रूप से बनाना है और ऐसे ही क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है आप लोग को। इसलिए मैं आप लोग को ये ऑब्जेक्टिव या वस्तुनिष्ठ प्रश्न आप लोग को कराया जा रहा है हमारे द्वारा। ठीक है जी। अगला प्रश्न देखते हैं, 15, मैं कौन सा पुरुष है। मैं कौन सा पुरुष है, मैं एक उत्तम पुरुष है। तो आंसर दोस्तों, पुरुष 3 प्रकार के होते हैं, एक उत्तम पुरुष, एक मध्यम पुरुष और अन्य। उत्तम में जो बोलता है, वक्ता होता है, उसको उत्तम पुरुष बोलते हैं। जैसे मैं, हम, उसमें उत्तम पुरुष आते हैं। मध्यम पुरुष श्रोता होता है, तुम, आप, ये मध्यम पुरुष में आते हैं। अन्य पुरुष में जिसके बारे में बोला जाता है वो अन्य पुरुष में आता है। जैसे कि अजय, मोहन, लक्ष्मण, सीता, राम, ये आदि है ना, जिसका नाम हो, वह हो, तो ये सभी किसके, अन्य पुरुष के उदाहरण है। मगर मैं उत्तम पुरुष को, ठीक है, तो यहाँ पर ए आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 16 नंबर का प्रश्न, आप कौन सा सर्वनाम है। आप कौन सा सर्वनाम है। दोस्तों याद रखना, आप निश्चयवाचक सर्वनाम है, तो इसका आंसर होगा ए। मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला होता है पुरुषवाचक, दूसरा निजवाचक, तीसरा निश्चयवाचक, चौथा अनिश्चयवाचक, 5वां प्रश्नवाचक और 6वां संबंधवाचक। सर्वनाम के प्रयोग के आधार पर 6 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 6 भागों में। ठीक है। सर्वनाम क्या है, सर्वनाम के बदले आने वाला शब्द होता है सर्वनाम। ठीक है। जिसमें एक सर्वनाम होता है निश्चयवाचक, जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना का या कर्म का निश्चित होना, मतलब उसके बारे में बताया जाता है कि निश्चय है, मतलब ये निश्चित है, परफेक्ट है। किसी निश्चित वस्तु, घटना, वस्तु के बारे में बताया जाता है, तब उससे निश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे आप बोल देते कि निश्चय किसी के बारे में बोलना है ना, तो इसलिए आप एक क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, 17, प्रश्न नंबर 17, पुष्प कौन सा शब्द है। आप लोग को आंसर बताना है। इसमें तद्भव है, तत्सम है, देशज है, विशेषज है। तो याद रखना, पुष्प तत्सम शब्द है, पुष्प तत्सम शब्द है, इसका ए आंसर होगा। पुष्प का अगर तद्भव देखेंगे तो क्या होता है, फूल होता है। क्या होता है जी, फूल होता है। ठीक है। और पर्यायवाची में देखेंगे तो पुष्प को हम लोग क्या बोलते हैं, सुमन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सुमन, है ना। आप लोग लिख लीजिएगा, ये सब पूछा जाता है क्वेश्चन। सुमन, कुसुम, मंजरी, प्रसून, गुल से ही गुलशन बनता है ना। गुलदस्ता बनता है, गुलदस्ता सुने हो ना, तो गुल मतलब फूल होता है, उसका दस्ता गुलदस्ता। ठीक है। तो ये सब पुष्प के या फूल के क्या है, पर्यायवाची है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 18, ख्याल कौन सा शब्द है। तो याद रखना, ख्याल एक देशज शब्द है। क्या है, देशज शब्द। तो इसका आंसर क्या होगा, ए, देशज शब्द। ख्याल कौन सा शब्द है दोस्तों, तो देशज शब्द, है ना। तो याद रखना, ए इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 19 नंबर, तेंदुआ कौन सा शब्द है।
19 नंबर का क्वेश्चन है, तेंदुआ कौन सा शब्द है? तो याद रखना दोस्तों, सॉरी, ख्याल एक विदेशज शब्द, ठीक है, यहाँ आंसर चेंज कर लेना आप लोग। प्रश्न नंबर 18, ख्याल कौन सा शब्द है? तो याद रखना ख्याल एक क्या है? विदेशज शब्द है। विदेशज मतलब दूसरी भाषा का शब्द है। तो ये अरबी भाषा का शब्द है। कौन सा भाषा है? अरबी भाषा। अरबी भाषा का प्रश्न है, अरबी भाषा का शब्द है ख्याल। तो अरबी भाषा को आप लोग, है ना, अगर क्वेश्चन में आ जाता है कि इसमें से कौन सा फारसी है, अरबी है ना, तो याद रखना ये अरबी भाषा का शब्द है। तो विदेशज शब्द है अरबी भाषा का। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 19 नंबर, तेंदुआ कौन सा शब्द है? तो तेंदुआ याद रखना, तेंदुआ अपना देशज शब्द है ना, तेंदुआ क्या है? देशज शब्द है। तो ए आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर, गोल विशेषण है। तो विशेषण बताना है गोल। तो विशेषण क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को जो शब्द आता है उसी को विशेषण बोलते हैं। विशेषण का शाब्दिक अर्थ है ना विशेषता उत्पन्न करने वाला या विशेषक या विशेषक हो, है ना। तो ये जो होता है एक विकारी शब्द होता है, विकार उत्पन्न करता है, ठीक है। इसके अगर विशेषण के अगर भेद देखेंगे तो 4 प्रकार के होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक, ठीक है। ये 4 प्रकार के विशेषण होते हैं। गुण में क्या होता है? जिसके गुण और दोष का पता चले, जैसे गोला, पतला, मोटा, काला, है ना, जैसे गुण का पता चल रहा है तो ये भी गोल क्या है? गुण है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी, गुणवाचक विशेषण, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, कोई विशेषण है, कोई। अब विशेषण के अंदर भी मतलब विशेषण के अंदर भी विशेषण होते हैं, हाँ, मतलब उसके भाग होते हैं। तो याद रखना दोस्तों, कोई क्या है? सर्वनामिक विशेषण है। कैसे सर्वनामिक विशेषण है? तो देखना, जो सर्वनामिक विशेषण है इसके भी भेद है। संकेतवाचक विशेषण, है ना, संकेतवाचक सर्वनामिक विशेषण, अनिश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण, प्रश्नवाचक सर्वनामिक विशेषण, संबंधवाचक सर्वनामिक विशेषण। इसके भी 4 भेद हैं, जिसमें अनिश्चय का बोध होता है, अनिश्चितता का बोध होता है, जैसे कोई, कुछ, किसी, किसे, इसमें अनिश्चितता का बोध होता है। तो वो अनिश्चितता सर्वनामिक विशेषण है, इसमें नहीं दिया गया है, मगर आपको याद रखना कोई भी कैसा विशेषण है? सर्वनामिक विशेषण है। अगला प्रश्न 22 नंबर का, तुम जा रहे हो कौन सा काल है? तुम जा रहे हो मतलब वर्तमान में घटना घट रही, प्रेजेंट में घटना घट रही, इसलिए तुम जा रहे हो क्या है? वर्तमान काल है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, नाक। 23 नंबर का प्रश्न है, नाक कौन सा लिंग है? नाक कौन सा लिंग है? तो नाक याद रखना स्त्रीलिंग है। नाक क्या है? स्त्रीलिंग है। संज्ञा के जिस रूप में यह पता चले कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है उसे लिंग कहते हैं, ठीक है। तो नाक क्या है? स्त्री जाति। नाक में पहनी जाती है ना, पहनी जाती है, तो कोई फुल्ली है, बहुत सारी चीजें पहनी जाती हैं, तो याद रखना स्त्रीलिंग है। 23 का आंसर बी, स्त्रीलिंग। अगला प्रश्न देखते हैं 24, समास कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों समास कितने प्रकार के होते हैं? आंसर सी, 6 प्रकार के होते हैं। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, 5वां द्वंद्व समास और 6वां बहुव्रीहि समास। समास क्या होता है? 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से एक स्वतंत्र शब्द बन जाता है, उसे समास कहते हैं, ठीक है। समास का अर्थ होता है संक्षेप। जैसे कुछ चीज लिख रहे हैं तो शब्द, जैसे दही बड़ा लिख दिए, दही बड़ा का अर्थ क्या होता है? दही में डूबा हुआ बड़ा, तो इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, दही बड़ा लिख दे, तो संक्षेप हुआ ना। अब विग्रह क्या होता है? उसके जस्ट, जैसे दही बड़ा, तो दही में डूबा हुआ बड़ा, ऐसे विग्रह करते हैं। तो याद रखना, जब शब्द का पृथक पृथक किया जाता है संयुक्त शब्द को, तो विग्रह कहलाता है। जब 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया स्वतंत्र शब्द बनता है उसको समास बोलते हैं। समास का अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ कहीं पूछा है तो संक्षेप होता है, याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन होता है, पूछा जाता है। और इसमें जो विभक्ति होती है उसका लोप हो जाता है ना, विभक्ति का लोप हो जाता है। जैसे माता चा पिता चा पढ़ते हैं ना संस्कृत में, तो माता डेस पिता लिखा होता है, तो माता और पिता जो विभक्ति होती है उसका लोप हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो समास कितने प्रकार के होता है पूछा जाए तो याद रखना 6 प्रकार के। जैसे अगला प्रश्न देखते हैं 25 नंबर, नवयुवक कौन सा समास है? तो नवयुवक क्या है दोस्तों? ये कर्मधारय समास है। नवयुवक, नया है जो युवक, इसका अगर विग्रह करेंगे, नया है जो युवक, कर्मधारय। कर्मधारय समास में इसमें 2 पद होते हैं, पूर्व पद है ना जो होता है
पूर्व मतलब पहला पद, है ना। इसमें पूर्व पद क्या होता है, उपमा या विशेषण होता है, और जो बात का होता है वो उपमान या विशेष्य होता है। इसके भी 4 भेद होते हैं। इसके कर्मधारय समास के 4 भेद होते हैं, याद रखना दोस्तों। डायरेक्ट पूछा जा सकता है, इसलिए याद रखना कर्मधारय के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रतिदिन कौन सा समास है? प्रतिदिन, प्रतिदिन अव्ययी भाव समास है। इसका आंसर सी होगा। प्रतिदिन क्या है? अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास जिसमें पहला पद अव्यय होता है। अव्यय मतलब जो बदलता नहीं है। पहला पद क्या होता है? अव्यय होता है, और पहला पद क्या कभी बदलता नहीं। अव्यय का मतलब ये होता है बदलता नहीं। अव्यय होने के कारण समासिक पद अविकारी होती है। अविकारी मतलब बदलता नहीं है ना, विकारी मतलब बदल जाता है, तो अविकारी होता है अव्ययी भाव समास, कारक के कारण बदलता है। ठीक है, तो अविकारी होने के कारण नहीं बदलता, अव्यय होता है। और प्रतिदिन क्या है? एक अव्ययी भाव समास है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 27 नंबर, देशभक्ति कौन सा समास है? देशभक्ति कौन सा समास है? तो याद रखना दोस्तों, देशभक्ति आंसर बी होगा। उत्तर बी, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास है ना। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, अगर विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा? देश के लिए भक्ति। संप्रदान तत्पुरुष समास में आता है देशभक्ति, है ना। तत्पुरुष समास के भी भेद हैं, प्रकार हैं। ठीक है, तो अगर देखेंगे देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति क्या है? संप्रदान तत्पुरुष समास, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों 28 नंबर, नीलकंठ कौन सा समास है? नीलकंठ, तो नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव, है ना। तो शिव जी के बारे में बोल रहे हैं यहाँ पास, बहुब्रीहि समास है। नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव, बहुब्रीहि समास के बारे में। तो बहुब्रीहि समास को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। समान अधिकरण बहुब्रीहि समास, व्यधिकरण बहुब्रीहि समास, तुल्य योग्य बहुब्रीहि समास और व्यतिहार बहुब्रीहि समास। इस प्रकार 4 प्रकार के बहुब्रीहि समास होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, पाप पुण्य कौन सा समास है? ये याद रखना, पाप पुण्य द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास के भी कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। द्वंद्व समास के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। पहला होता है इतरेत्तर द्वंद्व समास, दूसरा होता है समाहारा, और तीसरा होता है वैकल्पिक। तो पहला इतरेत्तर, दूसरा समाहारा, समाहार। ठीक है दोस्तों, एक होता है वैकल्पिक, और अगला प्रश्न होता है दोस्तों, तो 3 प्रकार के द्वंद्व समास होते हैं। ठीक है दोस्तों, 30 नंबर का क्वेश्चन है, दोपहर कौन सा समास है? तो याद रखना, दोपहरों का समाहारा। इसमें पूर्व पद संख्यावाचक है, 2 लिख रहे हैं ना, तो संख्यावाचक जिसका पहला पद संख्यावाचक होता है, अर्थात द्विगु। तो दोपहर, दोपहरों का समाहार। तो याद रखना इसका क्या है? आंसर डी, द्विगु। 31 नंबर का, इनमें से कौन सा शब्द देशज शब्द नहीं है? व्यापम का पैटर्न क्वेश्चन है। देशज शब्द, विदेशज शब्द, सब तत्सम तद्भव पूछा ही जाता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। महिला परीक्षक के लिए तो बेस्ट है, और हॉस्टल वार्डन के लिए किसी प्रकार के व्यापम अगर आयोजित करती है वनडे एग्जाम, तो उसके लिए शब्द हिंदी का अगर सिलेबस डाला गया तो इनमें से क्वेश्चन आता ही आता है। आप लोग को इसकी तैयारी करके ही रखना है। ऐसे शब्दों की तैयारी इसीलिए आप लोग के लिए एक पैटर्न ला रहे हैं हम लोग, समझने के लिए कि इस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न, आप लोग को आंसर देना है, इनमें से कौन सा शब्द देशज शब्द नहीं है? जल्दी बताओ दोस्तों। तो याद रखना, देशज शब्द नहीं है। अक्कल, अक्कल देशज शब्द। उद्गम के अनुसार से शब्द कितने भेद होते हैं? उद्गम, उद्गम के हिसाब से शब्द के कितने भेद होते हैं? 4। उद्गम के हिसाब से शब्दों के 4 भेद में बताया था, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तो उद्गम के अनुसार शब्दों के कितने भेद होते हैं दोस्तों? 4 भागों में बांटा गया। डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तत्सम पता है आप लोगों को दोस्तों, संस्कृत के शब्द होते हैं। तद्भव बनते हुए बिगड़ते हुए आए रहते हैं, है ना, मतलब दूसर भाषा से बन के चेंज होके आ जाते हैं, उसको तद्भव। देशज मतलब जो लोकल क्षेत्रीय भाषा का प्रभावित होकर वो शब्द क्या होता है ना, एक नया शब्द बन जाते हैं, उसको देशज शब्द बोलते हैं। विदेशज जो मतलब जो देश के बाहर से बन के आए हो, जैसे अरबी है, फारसी है ना, अंग्रेजी है, ये सब क्या है? उर्दू है ना। तो ये उसी किस भाषा के शब्द हैं? विदेशज कहलाते हैं। तो याद रखना, उद्गम के अनुसार से 4 शब्दों कितने भेद होते हैं? 4। अगला प्रश्न 33 नंबर, खाक जाने खाक की भाषा का अर्थ है, मतलब पक्षी जाने पक्षी, खाक मतलब पक्षी होता है, पक्षी जाने पक्षी की भाषा। तो याद ना, समान प्रवृत्ति वाले एक दूसरे को सहराते हैं। इसका आंसर होगा सी। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, चूरन का तत्सम शब्द क्या है? तत्सम, तो याद रखना इसका आंसर है सी। चूरन का तत्सम शब्द क्या होता है? चूर्ण। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 35 नंबर का, श्रृंगार शब्द का तत्सम है,
तो याद रखना दोस्तों, इसका ए आंसर होगा, है ना। श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है, श्रृंगार, है ना, तत्सम रूप में। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। इंदिरा का पर्यायवाची शब्द क्या है? इंदिरा, लक्ष्मी, कमला, ये इंदिरा के पर्यायवाची शब्द हैं। तो याद रखना, इंदिरा को श्री भी बोलते हैं, लक्ष्मी को श्री भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, दुर्गा गौरी नहीं है ना जमुना, आप लोग मत मार देना, श्री दुर्गा, है ना, ये है आंसर, ए आंसर होगा। 37 नंबर, कूप मंडूक होना का अर्थ, कुएं का मेढक होना। कूप मंडूक, है ना, कुएं का मेढक होना मतलब सीमित होना। कुआं क्या है? एक सीमित, है ना, वहाँ कोई रहेगा जीव जंतु, वो एक सीमित दायरा में रहेगा, पानी के अंदर रहता है। मगर कोई जीव जंतु अगर नदी, तालाब, समुद्र में रहता है तो उसकी क्षेत्र बढ़ जाता है, सीमित रहता है। तो याद रखना, कूप मंडूक का होना मतलब कुएं का मेढक होना, सीमित होना। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर होगा डी, सीमित होना। अगला प्रश्न 38, निम्नलिखित में एक वाक्य अशुद्ध है। इसमें आप लोग को आंसर बताना है कौन सा वाक्य अशुद्ध है। पहला दिया है, इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। बी दिया है, प्याज तीखा होता है। सी दिया है, आप इतनी देर में क्यों आए। डी दिया है, प्रत्येक श्रमिक को 2 रुपए मिले। तो याद रखना दोस्तों, इसका आंसर होगा ए, इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है। यहाँ पर करना नहीं होता दोस्तों, है ना, इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है। ठीक है, ये करना नहीं होता है, तो ये थोड़ा सुधार लेना आप लोग। ऐसे, है ना, शुद्ध वाक्य पूछा जाता है एग्जाम में, लोग को बनाना है ऐसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 39 नंबर, राम सो रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? राम कुछ कर रहे हैं क्या? कुछ, है ना, कुछ भी नहीं कर रहा है, ऐसा सो रहा है। वो सोना एक क्या है, ऐसी चीज है जिसमें किसी ऑब्जेक्ट को प्रभावित नहीं कर रहा है। तो ऑब्जेक्ट को प्रभावित नहीं कर रहा है तो अकर्मक क्रिया हो गया ना ये। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट को प्रभावित करता तो सकर्मक क्या होता है? कोई कर्मक। ठीक है, आप लोग समझ रहे हो कि अकर्मक सकर्मक मतलब है जो करने वाला होता है वो किसी चीज को प्रभावित नहीं कर रहा है, किसी चीज को टच नहीं कर रहा है। जैसे कि मैं सेब काट रहा है, तो सेब को काटता तो सकर्मक हो जाता, मगर यहाँ सो रहा है ना, तो ये क्या है? अकर्मक क्रिया। वो होने वाली ऐसे सिचुएशन है जिसमें करता है, वो खुद क्या होता है? निष्क्रिय रहता है ना। इसमें कहाँ हो रहा है? अकर्मक है ये। तो इसका आंसर होगा राम सो रहा है, ए अकर्मक। 40, अनुस्वर किसका कार्य करता है? तो याद रखना दोस्तों, अनुस्वर मतलब जो पंचम वर्ण होते हैं उसको अनुस्वर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, पंचम वर्ण होते हैं उसको क्या बोलते हैं? अनुस्वर बोलते हैं। पंचम वर्ण में अंगा, या, अड़ा, है ना, ना, मा, ये आते हैं। तो ये पंचम स्वर पंचम व्यंजन होते हैं अनुस्वर। पंचम में व्यंजन देखे होंगे 25 प्रकार के। तो उसमें का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग होता है। उसके जो लास्ट में जो रहते हैं वर्ण, है ना, व्यंजन के, उसको पंचम वर्ण बोलते हैं, जिसमें अंगा, या, अड़ा, ना, मा आता है। तो ये पंचम वर्ण अनुस्वर का कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, आप लोग को अच्छा लगा ये 40 क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण। हर एग्जाम में इस प्रकार के पैटर्न पूछे जा रहे हैं। सभी जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए हम लोग आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की जो समायोजन करके छांट कर निकाल कर आप लोग के लिए ला रहे हैं, जिससे आप लोग की तैयारी और मजबूत हो सके और आप लोग सीधे अपने जो मेहनत कर रहे हो, सफलता पाना चाहते हैं जिसके लिए, वो आप पा सके। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा तो आप बिल्कुल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ये तो बोलने की चीज़ नहीं है, अगर ऐसा ही आप लोग लाना वीडियो चाहते हैं तो हम आपके लिए लाएंगे।